हमारा आदम एतमाद का प्रोसेस शुरू हुआ है। खान साहब 8 मार्च से इस प्रोसेस से भाग रहा है। वज़ीर आज़म इतना बुज़दिल है कि वो हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। हर हरकत इस्तेमाल किया, पार्लिमानी लॉजेस पे हमला किया, सिंध हाउस पे हमला किया, प्रोपेगेंडा का मुहिम चलाए और फिर आखिरकार आज हमारा फतह हो चुका है और ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। अब खान साहब का बचने का कोई रास्ता नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत का बहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इस सेलेक्टेड रजीम से निकल के साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आपके अपोजिशन की किसी डेलीगेशन की स्पीकर के साथ मुलाकात भी हुई है जिसमें मेरा ख्याल नवीद कमर साहब थे, तो अब क्या स्पीकर ने यकीनदानी वो कराई है कि बहस भी होगी इस नो कॉन्फ्रेंस पे कि नहीं? देखो, जहाँ तक स्पीकर का रोल रहा है या डेप्यूटी स्पीकर का रोल रहा है तो बिल्कुल ही गैर जमहूरी और इस तरीके से कि वो पीटीआई के कारकुन बन के अपने काम कर रहे हैं और अपने ओहदा का वो ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसका हम ना सिर्फ मज़ाहमत करते हैं मगर आपके सामने और कौम के सामने मुसलसल इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि चाहे वो 14 डेज में हमारा सेशन ना बुलाने की बात हो या पिछले दफ़ा जब हम इधर आए थे तो ये प्रोसेस ना शुरू करने की बात हो, तो ये मुसलसल अपने एफर्ट्स तो कर रहे हैं लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मरहला से गुजर रहे हैं और आज हमारा आदम एतमाद पेश हो चुका है। अब 7 दिन के अंदर ही अंदर वोटिंग होना है। वज़ीर आज़म के खिलाफ आदम एतमाद पे वोटिंग होना है। कोई रास्ता नहीं है कि खान साहब इस प्रोसेस से भागे, कि खान साहब इस प्रोसेस से बचे। आपके से बातचीत जारी थी काफ लीग से अच्छा उस्मान उसके बाद तारिक को दे दें। मैं तारिक को बकायदा आइंदा के लिए कहता हूँ कि मैं भी आज टीवी के लिए काम करता हूँ, जो उनका नाम हम इस वक्त वज़ीर आज़म के खिलाफ जो अदम एतमाद है उस पे पूरी जोर से तवज्जो भी दे रहे हैं, कंसंट्रेशन भी कर रहे हैं और हमारा मिल के जो लड़ाई है वो इसी पे ही है। लेकिन ऑब्वियसली इसके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे काम होना है और जैसे ही हम वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पूरा हो जाते हैं तो फिर सूबों की तरफ और दूसरे की तरफ मजहब कार्ड। मैं तो हमेशा इस बात, चाहे वो अपोजिशन में हम बैठे हैं या हुकूमत से हम बात कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं करना। मज़हब तो कोई कार्ड नहीं है। हर पाकिस्तान यार, अगर आप दोनों सब ने बात करना है तो आप ही कर ले, मैं चला जाता हूँ। मज़हब कोई कार्ड नहीं है। हर किसी का दीन, हर किसी का अमान अपनी वो एक इशू है और सियासत इतना एक गंदा खेल है, इतना ख़तरनाक खेल है कि हमें इस सियासत के साथ मज़हब को नहीं नथी करना चाहिए। और आपने देखा कि जहाँ भी दुनिया में वहाँ के हुक्मरान अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते, अवाम के मुआशी बुनियादी इशूज़ को हल नहीं कर सकते, अपने वादे पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर वो ज़्यादा ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ान साहब भी ये नाकाम कोशिश कर रहा है लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने अब 3 साल से इनका मदीना की रियासत देख लिया है कि ख़ान साहब का मदीना की रियासत ना अखलाकियात पे मबनी है ना अदल पे मबनी है। ख़ान साहब के मदीना के रियासत में वज़ीर आज़म से लेके सारे वज़ीर गाली भी देते हैं और उसी ज़बान से उसी मुँह से मज़हब मदीना के रियासत की बात करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये अब जो भी कार हो वो नहीं चलेगा, अब सिर्फ अवाम की मर्जी चलेगी। मुस्लिम लीग काफ के हुकूमती तर्जुमान ने ऐलान किया है कि मुस्लिम लीग काफ ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर की हिमायत का ऐलान कर दिया है और हुकूमत ने उनको चीफ मिनिस्टर के तौर पर नामजद कर दिया है। आपकी बातचीत जारी थी उनके साथ, इसका मतलब है कि बातचीत फेल हो गई उनके बगैर। अब क्या पॉसिबल होगा? आपको मैं ये तजवीज़ दूंगा कि ये जो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के, या हुकूमत का कोई बात को अपना इतना आप वज़न ना दे। आजकल वो जा रहे हैं और जाते हुए बहुत से झूठ बोल रहे हैं। अपोजिशन का जो तादाद है, जब हमने अदम एतमाद पेश किया मार्च 8 को, हमारा नंबर्स पूरे थे।
اب ہم ایکسٹرا میں جا رہے ہیں, ہم پلس میں جا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنا ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں صرف بات کریں. ہم یہ چاہیں گے کہ چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ PMLQ ہو, چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہو, یا کل جیسے JWP کا بھکتی صاحب نے اپوزیشن کے بینچز میں شامل ہوا, تو ہم چاہیں گے کہ سب مل کے ہمارے ساتھ کام کریں. لیکن ہمارے نمبرز پورے ہیں اور حکومت اپنا اکثریت کھو چکے ہیں. اب وزیر اعظم کا حکومت ختم ہو گیا ہے. کراچی کے حوالے سے MQM کے ساتھ آپ کے معاملات سارے طے ہو گئے, آج MQM نظر بھی نہیں آئی. مجھے یہ بتائیے کہ ان کو کیا کیا دیا جا رہا ہے, کتنی منسٹریز ہیں کراچی KMC حیدرآباد, اس طرح کی کیا کیا چیزیں تھیں؟ دیکھو, جہاں تک MQM کی بات ہے, ان کا فیصلہ, ان کا اپنا فیصلہ ہوگا, اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ ملک کے سامنے تب رکھیں گے جب وہ سمجھتے ہیں کہ بہترین موقع ہے, بہترین ٹائم. میں نے 2-3 دفعہ میڈیا میں بھی کہا اور ایک بار پھر آج ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرا جو ڈیزائر ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم MQM کے ساتھ اور کراچی کی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کے کراچی کے مسائل کے لیے ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور اسی کی تسلسل میں یہ عدم اعتماد جیسے بھی جائے, ہم چاہ رہے ہیں کہ MQM کے ساتھ جو بھی ہم میوچل گراؤنڈ ڈھونڈ سکتے ہیں اس پہ ہم مل کے کام کریں. جہاں ہمارے نظریہ نہیں ملتا, جہاں ہمارا سوچ نہیں ملتا, وہ تو چلتا رہے گا. لیکن یہ بنیادی جو ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر کی ترقی کے لیے اور پورا ملک کی ترقی کے لیے, کہ ہم سب مل کے کراچی کے مسائل, ملک کے مسائل کے نشاندہی کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ایک کرتے ہیں نا, میں آ جاؤں گا. پرویز الہی صاحب اپنے لیے بول سکتا ہے اور حکومت کو پرویز الہی صاحب کے منہ میں الفاظ ڈالنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالی جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ جلد ہی, بہت جلد ہی ملک و قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا, اپوزیشن کا تعداد پورا ہے, ہمارا گنتی پورا ہے. مارچ 8 سے ہم اکثریت میں ہیں, اب ہم پلس میں چل رہے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی ملاقات ہوئے ہیں حکومت کے اتحادیوں سے, ان کے ایک ملاقات میں ان کا ایک ممبر نے حمایت حکومت کی نہیں کی, تعریف حکومت کی نہیں کی, اور جو لفظ وزیر اعظم صاحب کے لیے استعمال ہوتے ہیں, میرا نہیں خیال ایسا کوئی اتحادی ہے جو ان کے ساتھ چل سکیں گے. اب چند دن کی بات ہے, سارے انفارمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. کافی دیر سے میرے پیچھے. صاحب نے کل کہا کہ آپ اپنے نانا کے کافروں کے ساتھ ہاتھ ملا بیٹھے ہیں, کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم, ضیاء الحق تو یہاں دفن ہے اور اس سے تو ہم مل کے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. جہاں تک جس کی دوسرے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہو یا نہ ہو, وہ سارے نے اپنے سیاست شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد شروع کی. مگر ایک منٹ, مگر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جاتے جاتے جو وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں, جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ عامروں کا تعریف کرتے ہیں, ایوب خان کا واہ واہ کرتے ہیں, اور جاتے جاتے بھٹو شہید یاد آ جاتا ہے. خان صاحب کی تقریر کا جو سرپرائز تھا کل, وہ سرپرائز یہی تھا کہ خان صاحب کا بھی کہنا ہے, وزیر اعظم صاحب کا بھی کہنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے. بلاول صاحب, آپ ساری اپوزیشن کو, آپ نے سب سے پہلے جو بات کی کہ وزیر اعظم کو ہٹانا چاہیے اور ساری اپوزیشن کو آپ ایک پیج پر لے آئے, آپ مستقبل میں ایوان صدر میں کس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں؟ میں مستقبل میں ابھی کے لیے صرف اور صرف وزیر اعظم کا عہدہ خالی کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارا بندوق کی نشست پہ ابھی تک ایوان صدر نہیں آئے. جو خط لکھایا وزیر اعظم صاحب نے, اس خط پہ باضابطہ تبصرہ نہیں آیا. آپ نے تو دھمکی نہیں دے دی انہیں؟ نہیں سر, میں نے نہیں دی دھمکی. وزیر اعظم کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آج اب قوم کے سامنے خط کو دکھا دے کہ کون سا
ऐसे साजिश होगा, दुनिया का पहला साजिश ऐसे होगा जहां कि वजीर आजम साहब हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बैरूनी साजिश कर रहे हैं, बुजदार के पीछे पड़े हुए हैं, हम आपको राइटिंग में वार्न करते हैं। खान साहब के अब बहाने बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। हारा हुआ शख्स का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो लहजा था, जिस अंदाज से वो तकरीर कर रहा था, वो एक हारा हुआ शख्स है। आखिरी खिताब बतौर वज़ीर आज़म अपने कारकुनों से कर रहा था, और जो उसके ज़हन में आया वो बातें तो उसने की, और 3 साल वज़ीर आज़म रह के भी किसी ने आज तक उसके लिए एक नया तकरीर तैयार के नहीं दिया है, और वही रट पे लगा हुआ है। तो नज़र आ रहा है सबको कि हारा शख्स हारने वाला है। एजाज भी करना चाहते हैं। जैसे शहबाज ने भी ऐलान कर दिया है, परवेज इलाही साहब ने हिमायत का ऐलान कर दिया है, अगर हुकूमती इत्तेहादी वज़ीर आज़म का साथ देते हैं और तहरीक फिर भी आपकी कामयाब हो जाती है, तो क्या फिर वो हुकूमती इत्तेहादी आपके अगले इत्तेहादी बनेंगे या उनके साथ कुछ दूसरा सलूक होगा? इंशाअल्लाह ताला जहां पूरा पाकिस्तान पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं और हर पाकिस्तानी इस बात पे बड़ा गौर से देख रहे हैं कि इस मुश्किल में, इस मुआशी बहरान में, जहां तारीखी महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत है, जहां पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी शहरी मुश्किल में है, वो गौर से हर एक MNA की तरफ देख रहे हैं, हर एक सियासी जमात की तरफ देख रहे हैं कि कौन इस मुश्किल में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं और कौन वज़ीर आज़म सेलेक्ट के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि किसी के लिए अब ये सियासत इजाज़त नहीं देता कि वो अवाम के बजाय सेलेक्टेड के साथ खड़े हो, और जो भी अपनी सियासी मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो हुकूमत के कुछ नाराज़ अरकान हो या वो हुकूमत के साबिक इत्तेहादी हो, सारे के सारे अपने सियासी मुस्तकबिल के से सोच रहे हैं, और सियासी मुस्तकबिल के मुताबिक जो फैसला है उनको अवाम के साथ देना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आज हुकूमती वज़ीरा का कहना था कि जो वज़ीर आज़म है वो एक डायरेक्शन दे के जा चुके हैं कौम को, अगर उनको निकाला जाएगा तो हक तलफी होगी कौम की। कौन सी ऐसी डायरेक्शन आपको लगता है वज़ीर आज़म दे के जा चुके हैं? मेरा समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया तो आप ज़रा मुझे बताएं। वज़ीर आज़म साहब वही तकरीर कर रहा था कि पता नहीं वो क्रिकेट एक ज़माने में खेलता था, बच्चे को आप मोबाइल फ़ोन्स नहीं देखने दे, वो बड़े ख़राब चीज़ होते हैं, और वही रट लगा हुआ था। ना उसका हुकूमत में होते हुए मुल्क के लिए कोई डायरेक्शन था, ना वो हुकूमत में जब वो हुकूमत में नहीं रहेगा तब भी कौम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे कल वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, भुट्टो साहब का तज़किरा किया, उन्होंने साथ उन्होंने ये भी कहा बहुत से इख्तिलाफ़ात के बावजूद उनकी खुददारी की मैं तारीफ़ करता हूँ, कहीं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद तो नहीं करना चाह रहे, ऐसा कोई इशारा तो नहीं दिया? मुझे ऐसे कोई इशारा नहीं नज़र आ रहा था, मगर आप बिल्कुल इस तरीके से दुरुस्त कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ जी भुट्टो नहीं कहा, बाकी सारे बातें किए थे, लेकिन अब बहुत देर हो गया। भुट्टो बनने के लिए अब नकल के लिए तो अकल की भी ज़रूरत होता है, और भुट्टो बनने के लिए 3 साल के उसको मौका मिला, एक मौका पे वो भुट्टो नहीं सिलेक्टेड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।